क्लास 12th मैथमेटिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ गया हूँ। मैंने पहले ही पूरा मैथमेटिक्स ऑलरेडी सॉल्व करा दिया न्यू एनसीईआरटी। इसकी लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे। अगर आपने एनसीईआरटी ढंग से कर रखा है तो यहाँ पे एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं और बोर्ड एग्जाम में भी आप आराम से बना दोगे। तो सबसे ज़रूरी जो किताब है वो है आपकी एनसीईआरटी। पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहे हैं अगर एक्स का जो मान है वो -1 से 1 के बीच में होता है, ठीक है, इस इंटरवल के बीच में होता है, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का मान कितना होगा। तो ये बच्चे को पता होगा कि इसका मान कितना होगा, इसका मान होगा π/2। कहीं पे भी डाउट हो, दिक्कत हो प्रश्न में, आप तो आप वीडियो को दोबारा ज़रूर देखें। और ये ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला बोल रहे हैं ये जो मैट्रिक्स है इस मैट्रिक्स के बराबर है, तो यहाँ जो एक्स का मान होगा वो क्या होगा। आपको अगर पता है दो मैट्रिक्स बराबर होते हैं तो उनके जो संगत पद हैं वो बराबर होते हैं। 2x किसके बराबर हो जाएगा, 2 के, तो 2 1 कम 2 हो जाएगा, तो x का मान क्या हो जाएगा, 1। अगला प्रश्न है, कह रहे एक उत्पाद x इकाइयों के विक्रय से प्राप्त कुल आय जो रुपए में है वो ये है कुल आय में प्रदत्त है। जब x बराबर 15 हो तो सीमांत आय निकालनी है। सीमांत आय निकालने के लिए क्या करते हैं, जो भी आपको दे रखा है उसका एक बार अवकलज करते हैं। तो अवकलज करना आपको पता होगा, पावर सामने आ जाएगा 3 दूनी 6x और यहाँ से आ जाएगा 10। अब हमें क्या करना होता है, x के जगह पर क्या रखना होता है, 15 रखना होता है जो मान दिया होता है। तो 6 गुणा 15 प्लस 10, 15 छक्का देखो कितना होता है, 15 छक्का 90, 90 प्लस 10 तो ये हो जाएगा 100। ठीक है, अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चन डेली चाहिए तो वो भी आपको मैं करा सकता हूँ, बस आपको सपोर्ट दिखाना होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा 100, ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। कह रहे हैं e⁻x³ का अवकलज क्या है। देखो हमने मान लिया, माना y बराबर क्या है, e⁻x³। अवकलज करेंगे x के सापेक्ष, ठीक। e⁻x का अवकलज e⁻x होता है, ठीक। और उसके बाद जो भी पावर में होता है उसका क्या हो जाता है, अवकलज दोबारा। तो देखो e⁻x³ तो वो हो चुका है और x की घात 3 का क्या होगा, 3x²। पावर सामने आ जाएगी, घात कम हो जाएगी, तो आंसर आ जाएगा 3x² e⁻x³। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, कह रहे हैं 4 कोटि, ठीक है, हमारे क्या है 4 कोटि वाले किसी अवकल समीकरण के व्यापक हल में उपस्थित स्वेच्छ अचरों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, हमें बताना है कि स्वेच्छ अचरों की संख्या कितनी होगी। अब यहाँ क्या बोला, व्यापक हल बोला है, कितनी कोटि है, 4 कोटि है, तो जितनी कोटि होती है उतनी ही अचरों की संख्या होती है, सीधी सी बात है। तो आपका उत्तर हो जाएगा 4। अगर यहाँ पर 4 कोटि वाले किसी अवकल समीकरण के व्यापक हल की जगह अगर विशिष्ट हल लिखा होता तो कितना होता, अचरों की संख्या 0, ठीक है, ये भी मैं बता दूं। अगले प्रश्न में आ जाऊं। कह रहे हैं यदि दो समतल है, ये एक समतल है और ये दूसरा समतल है, परस्पर लंब है, ठीक है, ये दोनों समतल जो आपस में लंबवत है, तो इनमें से कौन सी कंडीशन सही होगी। तो आप जानते हैं a1a2 + b1b2 + c1c2 का मान क्या होगा, 0। ये हमारा लंबवत कंडीशन है। अगर आपसे समांतर बोलता तो समांतर बोलने पे दूसरा वाला कंडीशन सही होता, ये वाला, ठीक है। तो ये प्रश्न आपका आराम से बन गया। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। हमसे क्या बोल रहे हैं, देखो कह रहे हैं जो फलन है वो वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में जा रहा है और फलन हमें दे रखा है f(x) = 2x + 1, x का मान आ रहा है r से। तो f इनवर्स 1 का मान आपको ज्ञात करना है, ठीक है, आपको क्या करना है, f इनवर्स 1 का मान ज्ञात करना है। 1 नंबर का प्रश्न है, उसी हिसाब से मैं आपको सॉल्व करता हूँ। देखो सॉल्यूशन नंबर 2, f इनवर्स 1 निकालना है ना, तो देखो माना fx को आप क्या मान लो, y, तो हमारे पास y क्या है, y हमारे पास है 2x + 1, ठीक है। तो हमें यहाँ से जो आच्छादक के लिए जो प्रोसेस होता है ना वही f इनवर्स के लिए होते हैं। तो आपको क्या करना है, प्लस का बना तरह के माइनस का हो गया, यहाँ है 2x, आपको क्या निकालना है, x का मान निकालना है। तो यहाँ से आ गया 2, ये x आ गया, ठीक है। इसलिए जो f इनवर्स x के फॉर्म में अगर मैं लिखूं तो ये हो जाएगा x - 1/2। 1 नंबर वाला प्रश्न है। अब आपसे क्या बोला है, प्रश्नानुसार
ठीक है। प्रश्नानुसार हमें क्या निकालना है, एफ इनवर्स 1 निकालना है। तो जहाँ एक्स है वहाँ पर 1 रखो, तो 0 के बट्टे पे 2 आंसर क्या आ जाएगा, 0। बताइए, कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे हैं 0 to 1 e पर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा। चलिए आ जाते हैं। देखो मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है। इन प्रश्नों को आप तभी कर पाएंगे जब आपने क्या किया, आपने पूरी एनसीईआरटी ढंग से अच्छे से बना रखी होगी। तो हमें इंटीग्रेशन निकालना है। आई मान लेते हैं किसी भी इंटीग्रेशन को, 0 to 1 e की पावर एक्स dx। ये तो बहुत ही आसान है। ये पर एक्स का इंटीग्रेशन की पर एक्स से होता है, इंटीग्रेशन खत्म, लिमिट है 0 से 1। फिर एक्स की जगह पर 1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। और किसी की घात 0 हो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। हो गया बड़े आराम से। कह रहे हैं यदि ए ये है ये बी है तो ए डॉट बी का मान क्या होगा, ठीक है। तो ओके, सॉल्यूशन नंबर 4 पे आ जाते हैं। सो हमारे पास क्या है, दिया है ए वेक्टर 2i माइनस का 3j प्लस का 4k, और बी वेक्टर है हमारे पास है 3i प्लस का j प्लस का 3k, ठीक है। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ए डॉट बी। ये ए वेक्टर है 2i माइनस का 3j प्लस का k, और बी वेक्टर है 3i प्लस का j प्लस का 3k, ठीक है। तो i वाला i कंपोनेंट के साथ गुणा होगा, 3 दूनी 6, 3 इसका गुणज क्या है, 1 3 1 कम 3, प्लस इसका गुणज 1 इसका गुणज 3 3 1 कम 3, i का i के साथ, j का j के साथ, k का k के साथ। तो आंसर आ जाएगा ओनली 6। तो ए डॉट बी कितना होगा, 6 होगा। अगला प्रश्न आपसे क्या बोल रहे हैं, अगला प्रश्न बोल रहे हैं z अक्ष की दिक् कोसाएं क्या होंगी, ठीक है। z अक्ष की आपसे पूछ रहे हैं, तो जिस अक्ष के लिए पूछता है ना उसका एंगल 0 होता है। देखो सॉल्यूशन नंबर 5, z अक्ष के लिए, ठीक है, जो आपका अल्फा कोण होगा 90 होगा, बीटा कोण वो 90 होगा, और जो गामा कोण, देखो गामा z एक्स के लिए तो वो 0 डिग्री हो जाएगा। आप जानते हैं आप दिक् कोसाइन का फॉर्मूला क्या होता है, दिक् कोसाइन L बराबर होता है कॉस अल्फा, M बराबर होता है कॉस बीटा, और N बराबर होता है कॉस गामा, ठीक। सो देखो L की जगह अल्फा की जगह पर क्या है, 90 है, तो कॉस 90, कॉस 90 का मान क्या होता है, 0। फिर ये भी वही चीज़ है, ये भी हो जाएगा 0, और फिर कॉस गामा कितना है, 0, तो 0 का मान 1, ठीक है। इसलिए जो दिक् कोसाइन होंगे, ठीक है, वो हो जाएंगे 0 0 1। डिटेल में सॉल्व करके दिखा रहा हूँ मैं। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। बहुत ही सारे क्वेश्चन शानदार जानदार और इम्पोर्टेंट है। कह रहे ये आव्यूह है, इसके लिए सत्यापित करना है कि a प्लस ए डैश एक सममित आव्यूह होता है। एक क्या होता है, सममित आव्यूह। चलिए देखिए निकालते हैं। छठा नंबर, हमें क्या दे रखा है, ए दे रखा है, ये मैट्रिक्स है 1 5 6 7। इसका डैश निकालोगे, ए डैश ट्रांसपोज, जो रो होता है वो कॉलम बन जाता है, ठीक है। प्रश्नानुसार हमें प्लस ए डैश निकालना है। ये बोला ए प्लस ए डैश निकालो, तो ए प्लस ए डैश, ये ए है और ये ए डैश 1 6 5 7, ठीक। ऐड करो, 1 और 1 कितना होता है 2, 5 और 6 कितना हो जाएगा, 5 और 6 11, 6 और 5 11, 7 और 7 14, ठीक है। संगत पदों को हम जोड़ देते हैं, ठीक है। अब देखो हमें ये, इसको हमने मान लेना है कि ये सी है, इसको हमें क्या मान लिया, सी मान लिया। अब इसका ट्रांसपोज निकालना है। अब ट्रांसपोज मतलब परिवर्त, परिवर्त निकालो, सी डैश क्या हो जाएगा, जो पहला रो है वो पहला कॉलम बन जाएगा और दूसरा रो दूसरा कॉलम बन जाएगा। तो ये देखो सी डैश, ठीक है, समीकरण नंबर 2 से ये चीज़
और ये चीज़ सेम टू सेम है, तो सी डैश किसके बराबर है, सी के बराबर है। ठीक है ना, जो मैट्रिक्स हमें मिला था उसका हमने ट्रांसपोज किया और फिर से वही मैट्रिक्स आ गया। अतः यह सममित आव्यूह है। ठीक है, ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा। कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, वीडियो को आप दोबारा ज़रूर देखें। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। ठीक है, हाँ, अथवा में करके भी है, उसको भी हम सॉल्व करते हैं। देखो ये ए दे रखा है, ये बी दे रखा है, तो ए बी का मान क्या होगा, तो हम डायरेक्ट ए बी निकालते हैं। ये ए है 0 -1 0 2 और बी हमारे पास है 3 5 0 0। बेसिक से एक रूल है। ठीक है, आप जानते हैं हमें इधर से लेना होता है और फिर इधर से लेना होता है गुणे में। इस नियम को हमेशा अपने दिमाग में डाल लो। इसके गुणा इसके साथ 0 × 3 0। ठीक है, -1 के गुणा 0 के साथ 0। पहला हो गया। अब 0 × 5 0, -1 × 0 0 हो गया। अब दूसरे रो पे आ जाओ। 0 × 3 0, 2 × 0 0, 0 × 5 0, 2 × 0 0। तो ये तो भैया क्या आ गया, सब 0 0 आ गया। तो इसे हम क्या कहते हैं, ज़ीरो मैट्रिक्स। ठीक है, कभी कभी एग्ज़ाम में देखो 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, आपको दोनों ही आते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो आपको ये भी आता है, ये भी आता है। अब एग्ज़ाम में आपको वो क्वेश्चन करना है जो आपका समय बचा रहा हो। ये आपका समय बचा रहा था, दूसरा वाला अथवा में है। ठीक है, और ये आपका समय ज़्यादा ले रहा था, भले ही 2-4 सेकंड ज़्यादा ले, लेकिन आपको वो वाला क्वेश्चन पिक करना जिसमें समय कम लगे। ठीक है, ये नहीं कि वो कॉपी ज़्यादा भरेगा तो मैं उसको भर देता हूँ। कॉपी भरने के नंबर नहीं मिलते गणित में। अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे यदि y बराबर ये है तो आपको सिद्ध करना है कि ये चीज़ 0 के बराबर होगी। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। सो देखो 7वां प्रश्न है। ठीक है, दिया है, क्या दे रखा है, y बराबर क्या है हमारे पास, ए साइन x प्लस बी कॉस x। ये चीज़ हमारे पास है। अब हमें क्या करना है, 2 बार अप्रोच करना है। तो एक बार पहले कर लेते हैं, अप्रोच वगैरह आना चाहिए। ए कांस्टेंट बार साइन x का प्लस क्या होगा, कॉस x। बी कांस्टेंट बार कॉस x का प्लस क्या होगा, माइनस के साइन x। दोबारा से अप्रोच करना पड़ेगा। ए कॉस x का प्लस क्या होता है, माइनस के साइन x, प्लस माइनस माइनस बी साइन x का प्लस क्या होता है, कॉस x। तो यहाँ से अगर ध्यान से देखो ये y है। ठीक है, इसको 2 और इसको 3 मान लो। अब आ जाओ प्रश्नानुसार। ठीक, प्रश्न के अनुसार हमें क्या लेना है, इसका बायां पक्ष लेना है, हल करके मुझे दायां पक्ष लाना है। हम ले लेते हैं ये वाला d2y/dx² प्लस y। ठीक, तो 2 बार अप्रोच किया तो ये हमें मिला था माइनस के ए साइन x माइनस के बी कॉस x। और y हमारे पास क्या है, देखो दोस्त, ए साइन x प्लस बी कॉस x। देखो ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, सारा कट गया। तो यहाँ क्या बचा, 0। बायां पक्ष लेके चले थे, हमें मिल गया हमारा दायां पक्ष। हैंस प्रूव्ड, यही हमें सिद्ध करना था। ठीक, कोई डाउट हो, दिक्कत हो, वीडियो को दोबारा देखें। अगले प्रश्न में आ जाओ। x के सापेक्ष साइन x की पावर x का हमें क्या करना है, अवकलन करना है। चलिए करते हैं अवकलन। क्वेश्चन नंबर 8 है। तो मान लेते हैं y मान लेते हैं, माना y बराबर क्या है, साइन x की पावर x है। जब वेरिएबल की पावर वेरिएबल होती है तो हमें क्या लेना होता है, लॉग। तो ये लिखेंगे लॉग लेने पर दोनों तरफ। इसे समीकरण नंबर 1 मान लो, लॉग y, और ये हो जाएगा लॉग साइन x की पावर x। ठीक है, और आप जानते हैं लॉग m की पावर n क्या होता है, n लॉग m। तो ये पावर में सामने आ जाएगा पावर। ठीक, और इधर हमारा क्या है, लॉग y। कोई भी डाउट हो, दिक्कत हो, प्रश्नों को दोबारा ज़रूर देखें। अब देखो हम क्या रखेंगे, अवकलज करने पर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, या फिर हिंदी में लिख देना x के सापेक्ष अवकलज करने पर।
तो ये दो फलन है, तो इसमें लग जाएगा पहला गुणा दूसरे का अवकलज। लॉग वाई का अवकलज क्या होगा, 1/y, ठीक है, और y का अवकलज क्या होता है, dy/dx। यहाँ आ जाओ, पहला गुणे दूसरे का अवकलज। लॉग साइन x का अवकलज क्या होगा, लॉग x का अवकलज 1/x होता है। यहाँ x की जगह पर क्या है, साइन x है, तो 1/sin x, ठीक है। लॉग का हो गया, आप किसका होगा, अंदर वाले बैठेगा, तो साइन x का अवकलज क्या होता है, cos x। पहला गुणा दूसरे का अवकलज हो गया, अब दूसरा वैसे का वैसा, पहले का अवकलज x का अवकलज क्या होगा, 1, ठीक है। तो हमें चाहिए dy/dx, ये बट्टे का y इधर के क्या हो जाएगा, गुणे में x, cos बट्टा साइन क्या होता है, cot x, और ये log sin x। किसी भी संख्या को 1 से गुणा करते हो वही रहता है। अब यहाँ y का मान रख दो, ये y का मान, ठीक है। y का मान क्या है, sin x की पावर x। अगर नहीं रखोगे तो नंबर कट देंगे, ये ध्यान रखना। तो ये हमें हमारा उत्तर, हमें हमारा आंसर आराम से मिल गया। कोई भी डाउट हो, दिक्कत हो, वीडियो को दोबारा देखें। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। अगला प्रश्न क्या है, कह रहे हैं अंतराल ज्ञात किया। ये ऐसे प्रश्न बता रहा हूँ जो बोर्ड एग्जाम में हर साल आते हैं, मेरी गारंटी है। अगर आप इस साल भी प्रश्नों को करोगे तो ऐसे ही टाइप के प्रश्न आपको बार बार एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न में आ जाते हैं। कह रहे हैं अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें ये जो फलन है से प्रदत्त फलन निरंतर वर्धमान हो, ठीक है। आपको क्या बताना है, निरंतर वर्धमान बताना है, वो फलन आपको निकाल के दिखाना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 दिया है आपको, क्या दे रखा है, fx दे रखा है, जो कि 4x³ माइनस के 6x² माइनस के 72x प्लस के 14, ठीक। आपको क्या करना होता है, एक बार अवकलज, तो ये हो जाएगा 4×3 12x², 6×2 12x, और यहाँ से आ जाएगा 72। अवकलज करना आता होगा, ठीक है। 12×4 72, 12 उभयनिष्ठ है, यहाँ से x, ठीक। अब इसका क्या करना है, गुणनखंड करना है। गुणनखंड करना आता होगा ना, कक्षा 9-10 में सीखा होगा आपने। गुणा करने पे 6, घटाने पे 3, 2×9 6, 3 में से 2 घटाएंगे 1। तो जब इसका गुणनखंड करोगे आप, देखो मैं यहाँ अलग से कर देता हूँ, माइनस माइनस प्लस, यहाँ से एक जोड़ा, यहाँ से एक जोड़ा, इस जोड़े से x उभयनिष्ठ, इस जोड़े से 2 उभयनिष्ठ, जो 2 बार उसे हम 1 बार लिखते हैं, और जो उपनिष्ठ निकाला चिन्ह के साथ दूसरे वाले ब्रैकेट में, ये गुणनखंड हो गए। यहाँ पर रख दोगे x - 3 और x + 2। कोई डाउट, कोई दिक्कत यहाँ तक मुझे नहीं लगता होगी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ठीक है, अब आपको क्या करना है, देखो आपसे बोला है कि वो अंतराल निकालो जिसमें निरंतर वर्धमान हो, ठीक है। तो क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए अब वर्धमान तथा ह्रासमान के लिए ऐसे लिखते हैं, जो f' का मान होता है उसको हम क्या रखते हैं, 0 के बराबर रखते हैं। ये जो मान है इसको हमें रखना है 0 के बराबर। देखो ये तो अचर राशि है, इसका मान 0 नहीं हो सकता, या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। यदि x - 3 बराबर 0, तो माइनस का 3 इधर के क्या हो गया, प्लस का 3। यदि x + 2 बराबर 0, तो प्लस का 2 इधर के क्या हो गया, माइनस के 2। तो इंटरवल बनाओगे, डिटेल में कर रहा हूँ, तो x के 2 मान आए हैं, एक तो माइनस के 2 आए और एक 3 आए। इधर आपका मिलेगा प्लस का इन्फिनिटी, इधर मिलेगा आपको माइनस का इन्फिनिटी। तो कितने इंटरवल्स बनेंगे, 1 2 3 इंटरवल्स, अतः अंतराल, ठीक है। अंतराल आपके 3 बनेंगे और इन पे हमें चेक करना है। पहला अंतराल क्या बना, पहला अंतराल बना -∞ से -2,
फिर -2 और ये ओपन इंटरवल में लिया जाता है और 3 से अनंत। ठीक है, इस पे हमें चेक करना होता है एफ डैश एक्स का मान। ठीक है, अगर एफ डैश एक्स का मान, ये जो हमारा एफ डैश एक्स है, यहाँ में रखना होता है। अगर ये ग्रेटर देन 0 आ गया, धनात्मक आ गया, पॉजिटिव आ गया अंतराल में, तो उस अंतराल पे ये क्या होगा, निरंतर वर्धमान होगा। अगर माइनस में आएगा तो निरंतर ह्रासमान होगा। तो पहले वाले पे चेक करते हैं, -∞ से -2 पर एफ डैश एक्स क्या एक बार लिख भी देता हूँ, 12x - 3 x + 2। देखो, आप x की जगह ना तो -2 रख सकते हो, -∞, इसके बीच में कोई बड़ा मान सोचो। जैसे -10 सोच लिया मैंने, x का मान मैंने सोच लिया -10, जो कि इसके इंटरवल के बीच में ही है। तो देखो ये क्या है, पॉजिटिव है, -10 -3, तो ये क्या हो गया, नेगेटिव। -10 प्लस का 2, तो ये भी हो गया नेगेटिव। नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव आ गया। ठीक है, यानी कि एफ डैश एक्स का मान इस अंतराल में, पॉजिटिव का मतलब ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा है, धनात्मक है। ठीक है, क्या आ गया, धनात्मक है, अतः इसमें तो वर्धमान है। ठीक है, अतः आपसे वर्धमान पूछा था, कहाँ होगा, निरंतर वर्धमान है यहाँ पर, इस इंटरवल में। ठीक, अब दूसरे वाले पर चेक कर लो, बी पर -2,3 पर। ठीक है, मतलब x के जगह पे तुम -2 भी नहीं रख सकते, 3 भी नहीं लिख सकते, इनके बीच में कोई मान सोचो और उसे रख के देखो यहाँ पर। ठीक है, जैसे मैंने x का मान क्या सोच लिया, 1 सोच लिया, जो इसके बीच में है। अब यहाँ देखो एफ डैश एक्स, देखो ये 12 है, प्लस का ही है। x की जगह पर 1 में से 3 घटाओगे तो माइनस का आ जाएगा, और 1 में से 2 जोड़ोगे तो 3 पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव, नेगेटिव आ गया। और नेगेटिव का मतलब क्या होता है कि इस इंटरवल पर एफ डैश एक्स का मान 0 से छोटा है, इस इंटरवल में क्या होगा, निरंतर ह्रासमान। ये हर साल आता है क्वेश्चन, हर साल। ठीक है, तो अब आपको ये बताना है कि इस इंटरवल पे क्या होगा। ये मेरी तरफ से होमवर्क है, मैंने 2 कर दिया ना। अब आप कमेंट करके मुझे बताओ, ये 3, अनंत पर एफ डैश एक्स का मान क्या नेचर दिखाएगा, निरंतर वर्धमान आएगा या फिर निरंतर ह्रासमान। ये आपको कमेंट करके बताना है, फिर देखूंगा आप कितना सीख रहे हो या आपने कितना सीखा है। अगले प्रश्न में आ जाओ, काफ़ी शानदार क्वेश्चन है, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। साइन tan इनवर्स x बट्टे में 1 + x² dx, हमें इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन। तो आपने इंटीग्रेशन करते वक्त मैंने आपको बताया, हमेशा इंटीग्रेशन में क्या है, मान लेते हैं, माना i, हमेशा मान लेना है। क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्या है इंटीग्रेशन हमारा, अनिश्चित समाकलन है, tan इनवर्स x बट्टे में 1 + x² dx। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, 2 नंबर में है। देखो tan इनवर्स का प्लस आपको दिख रहा है, तो मान लेंगे, माना t बराबर tan इनवर्स x, dx है, अप्रोच करेंगे dt बट्टे dx। tan इनवर्स का आपका होता है 1/1 + x², dx इधर आ जाएगा, तो dx बट्टे 1 + x² की जगह आप क्या रख सकते हो, dt, और इसकी जगह पे आप क्या रख सकते हो, t। अतः आपका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके से हो जाएगा, साइन t और dx बट्टे 1 + x² की जगह क्या आ जाएगा, dt। और साइन t का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस के cos t। इंटीग्रेशन का तुम c जोड़ देंगे। ठीक है, और t का मान रख दो, t का मान क्या, tan इनवर्स x, और यहाँ लास्ट में लिखना है, जहाँ c क्या है आपका, समाकलन नियतांक। ठीक, कहीं पे भी डाउट हो या दिक्कत हो, प्रश्न को आप दोबारा ज़रूर देखें। अगले प्रश्न में आ जाओ। देखो 12वां जो क्वेश्चन है, कह रहे हैं, जो 11वां क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ,
ठीक है, वो आपके सिलेबस में नहीं है, उसे हटा दिया गया, इसलिए मैं छोड़ दे रहा हूँ। ठीक, लेकिन 11वां क्वेश्चन बिहार बोर्ड में है, लेकिन बाकी सारे बोर्ड में नहीं है। 12वें प्रश्न में आ जाओ, ये जो सदिश है और इस सदिश के बीच का कोण निकालना है, हर साल आ जाता है क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन हमें दिया है, मान लेते हैं कि ये वेक्टर है, ए वेक्टर और बी वेक्टर हम खुद से मान लेते हैं, दिया है, माना करके लिख दो। ए वेक्टर हमें दे रखा है प्रश्न में i माइनस के 2j प्लस के 3k, और बी वेक्टर हमें दे रखा है 3i माइनस के 2j प्लस का k। देखो मैं ये कैप नहीं लगाता हूँ ना, भूल जाता हूँ बार बार, आप लगा लिया करो। ठीक है, हमें क्या निकालना है, कोण निकालना है। माना वह कोण थीटा है, और आप जानते हैं, आप क्या जानते हो, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। ये सूत्र आपने कक्षा 11 में ही पढ़ रखा होगा फिजिक्स में। ठीक है, तो आप फिर दोबारा पढ़ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। अब हम इन चीज़ों को निकाल लेते हैं पहले, फिर यहाँ मान रख देंगे। ठीक है, चूँकि ए डॉट बी निकालो पहले। ई क्या है हमारे पास, आई माइनस का 2j प्लस का 3k डॉट बी हमारे पास है 3i माइनस का 2j प्लस k। क्या होता है, आई का गुणज आई के साथ 3 एक कम 3, 2 माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4, जे का जे के साथ के का के साथ प्लस 3 इसका गुणज 1, 3 एक कम 3, तो 4 और 3 7 और 3 10, तो ए डॉट बी आ गया 10। अब हमें क्या निकालना है, मॉडुलस ए। देखो ये ए है ना, आई का गुणज 1 1 का स्क्वायर, जे का गुणज माइनस का 2 उसका स्क्वायर, के का गुणज 3 उसका स्क्वायर, तो ये 1 2 दूनी 4 3 3 9, तो ये हो जाएगा 9 अंडर रूट 14। अब आप बी निकालोगे, ये बी है, तो आई का गुणज 3 3 का वर्ग, जे का गुणज माइनस 2 वर्ग, के का गुणज 1 का वर्ग, तो ये आ जाएगा 9 प्लस 4 प्लस 1, ये भी वही आ जाएगा अंडर रूट 14। ठीक है, अब आ जाओगे अतः समीकरण 1 से सारे मान उठा कर आप यहाँ रख दीजिए। कॉस थीटा, ए डॉट बी का मान मिला है मुझे कितना 10, मॉडुलस ए का मान है अंडर रूट 14, और ये भी है अंडर रूट 14। अंडर रूट 14 गुणा अंडर रूट 14 14 हो जाएगा, 2 सत्ते 14 2 पंजे 10, तो थीटा कॉस इधर रख के क्या हो जाएगा, इन्वर्स में कॉस इन्वर्स 5/7। तो ये हमें हमारा उत्तर, हमें हमारा आंसर आराम से मिल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। अगले प्रश्न में आ जाओ, कह रहे हैं दिखाइए कि ये जो रेखा और ये जो रेखा है परस्पर लंब हैं। ये जो रेखा और ये जो रेखा है परस्पर क्या है, लंब है, ये हमें दिखाना है। ठीक, तो परस्पर लंब है, इसका सीधा सीधा मतलब है कि इनके बीच का जो कोण है वो 90 है। ठीक, वो क्या है 90 है, तो वो उस तरीके से भी दिखा सकते हो, या फिर और एक कंडीशन होती है, और एक कंडीशन क्या होती है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 का मान क्या होता है, 0 होता है। ठीक, वो चीज़ दिखा दो। सो यहाँ आ जाओ, क्वेश्चन नंबर जो आसान है उसी टेक्निक को फॉलो करेंगे। क्वेश्चन नंबर ये हमारा 13 है। देखो क्या दिया है 13 में, ये 2 रेखाएं दे रखी हैं, ये पहली रेखा है, दूसरी रेखा है, परस्पर लंब दिखाना है। तो पहले लिख देता हूँ, हमें जो रेखा दे रखा है x माइनस 5/7 बराबर y प्लस 2 माइनस 5 z/1, ये पहली रेखा है। और जो दूसरी रेखा हमें दे रखी है x माइनस 1 y अपॉन 2 z/3, इसको परस्पर लंब दिखाना है। ठीक है, अब आप जानते हैं जो रेखा का समीकरण होता है, वो क्या होता है, x माइनस x1 बट्टे a, y माइनस y1 बट्टे b, z माइनस z1 बट्टे c। x1 y1 z1 ये हमारे बिंदु होते हैं। ठीक है, तो जब इससे आप तुलना करोगे
ठीक है। अतः हमें क्या मिलेगा, A1 क्या है हमारे पास 7 है, ठीक है। उसके बाद B1 कितना है हमारे पास -5 और C1 हमारे पास है 1। E2 हमारे पास है 1, B2 हमारे पास है 2 और C2 हमारे पास है 3। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। परस्पर लंब के लिए, परस्पर लंब के लिए क्या होता है कि E1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 का मान 0 आना चाहिए। अब आता है कि नहीं आता वो हम देखते हैं बमाल करके। तो A1 का मान कितना है 7, A2 का मान है 1, B1 का मान है -5, B2 का मान है 2, C1 का मान है 1, C2 का मान 3। 7 एकम 7, 5 दूनी 10, 3 एकम 3, 7 और 3 10, -10, ये आ गया 0। ठीक है, तो लिखेंगे चूंकि E1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 का मान 0 आया है, अतः यह परस्पर लंबवत है। अतः यह परस्पर क्या है, लंबवत है। ये चीज़ आप बोल देंगे। कोई डाउट हो, कोई भी अगर दिक्कत हो तो वीडियो को दोबारा देखें। अगर समांतर के लिए बोलता तो A1 बट्टा A2, B1 बट्टा B2, ठीक है, C1 बट्टा A2, ये तीनों आपस में बराबर होते हैं। अगले प्रश्न में आ जाओ। देखो, या तो ये करना था या ये करना है। अथवा उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो x y z अक्षों पर इतने अंताखंड काटते हैं। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अंताखंड वाला है। सेकंड वाला ऑप्शन ज़्यादा आसान है। तो वो देखो दिया है, क्या दिया है, अंताखंड। एक्स अक्ष के अंताखंड को हम ए बोलते हैं, ए दे रखा है 2, वाई अक्ष को बी वो 3 और जेड अक्ष को सी से दर्शाते हैं, ये सी है, ठीक है, सी दे रखा है 4। ठीक है, समतल का समीकरण अंताखंड रूप में आपको पता होगा क्या होता है, बताओ क्या होता है, क्या होता है, एक्स बट्टे ए प्लस वाई बट्टे बी प्लस जेड बट्टे सी बराबर 1, ये होता है। अब मान रखो ए का मान है 2, बी का मान है 3 और सी का मान है 4। इतना आसान प्रश्न था, हो गया। तो देखो ये भी था, ये भी था, तो ये ज़्यादा आसान है। जब इजी हो ना, एग्ज़ाम में चॉइस मिले, तो आपको वही क्वेश्चन पिक करना है जो ज़्यादा आसान हो। अगले वाले में आ जाओ। बहुत ही शानदार जानदार क्वेश्चन है, हर साल आने वाला प्रश्न है। कह रहे सिद्ध कीजिए कि जो फलन है वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या जा रहा है, फलन हमें दे रखा है sin x। f(x) हमारे पास क्या है sin x, x जो आ रहा है वास्तविक संख्या से आ रहा है, हर एक x। ये तो ना एकाकी है और ना ही अच्छा देगा, ये हमें सिद्ध करके बताना है। ठीक है, ये हमें क्या करके सिद्ध करके बताना है। सो देखो दोस्त, प्रश्न में आपको आंसर पता है, एकाकी भी नहीं है और अच्छा तक भी नहीं है। ओके, तो देखो एग्जाम में कैसे लिखना है वैसे लिखवाता हूँ। दिया है, हमें दे रखा है जो फलन जा रहा है ना, वो वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में जा रहा है। वह हमें जो f(x) दे रखा है, फलन दे रखा है, वो दे रखा है sin x। ठीक है, वो हमें sin x दे रखा है। किसी भी चीज़ को अगर मना करना है तो उसे हमें बाई काउंटर एग्जाम्पल देके मना कर सकते हैं। ठीक है, और देखो सबसे पहले आ जाओ एकाकी के लिए। एकाकी मना करना है ना, तो यहाँ लिखेंगे एकाकी के लिए अगर दो अलग अलग इनपुट सेम आउटपुट दे देते हैं तो वो फिर एकाकी नहीं रहता है। ठीक है, वही हमारा टारगेट है। देखो चूंकि x मैंने 0 लिया जो कि वास्तविक संख्या से आते हैं, और x मैंने लिया 2 पाई, ये भी वास्तविक संख्या से आते हैं। ठीक है, जो भी x लोगे, प्रश्न में बोला ना हर एक x कहाँ से आना चाहिए, वास्तविक संख्या से आना चाहिए। 0, 2 पाई ये सब वास्तविक संख्या के अंतर्गत आते हैं। ठीक है,
और ये सपोज करो ये x1 है और ये x2 है। देखो हमारा जो x1 और x2 आपस में बराबर नहीं है, परंतु अगर मैं निकालूं fx1, ठीक है, और अगर मैं निकालूं fx1 मतलब यहाँ रखना है fx1 कितना है 0, तो साइन 0 हो जाएगा, x की जगह पे 0 0 आ गया। अब निकालो fx2, x की जगह पे क्या रखना है 2 पाई, और साइन 2 पाई का मान भी कितना होता है 0 होता है। दो डिफरेंट इनपुट लिए थे लेकिन उनका जो रिजल्ट आ रहा है वो सेम आ रहा है, परंतु हमें ये देखने को मिल रहा है कि fx1 बराबर किसके आ गया fx2। ठीक है, अगर इनपुट बराबर नहीं है तो आउटपुट का जो रिजल्ट है वो भी बराबर नहीं आना चाहिए था, यहाँ पे बराबर आ रहा है। अतः यह एकाकी नहीं है। ठीक है, यह एकाकी नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट में क्या लिखना है, देखो इन्होंने बोल रखा है, प्रश्न में ऑलरेडी बोल दिया है कि आच्छादक भी नहीं है। तुम्हें तुम्हारा आंसर पता है, बस प्रेजेंटेशन पे ध्यान देना है। अब यहाँ लिखोगे आच्छादक के लिए, हर साल आता ही आता है इस टाइप का क्वेश्चन। आच्छादक के लिए, आच्छादक के लिए क्या है, देखो माना क्या करते हैं, fx को हम y मानते हैं, जो भी फलन होता है उसको हम y मान लेते हैं, और हमारा फलन क्या है यहाँ पर साइन x है। ठीक है, तो y बराबर हमारा क्या हो गया साइन x हो गया। तो x बराबर क्या हो जाएगा साइन इनवर्स y हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा साइन इनवर्स y। यहाँ आपका x होता है और ये आपका y होता है, और y आपका किसके बराबर है साइन x के बराबर है। ठीक, और ये पूरी की पूरी r है और इसके पास पूरी r है। आच्छादक का कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसके पास जितने भी पद हैं उन सभी की पूरी इमेज यहाँ पर एग्जिस्ट करनी चाहिए, उनका सबका जो प्रतिचित्रण है वो यहाँ मिलना चाहिए। अगर एक का भी छूट जाएगा तो फिर बात नहीं बनेगी। ठीक है, फिर बात नहीं बनेगी। क्लियर। और आप जानते हैं इसका जो डोमेन होता है वो -1 से 1 के बीच में होता है, -1 से 1 के बीच में होता है, तो बाकी तो सबका छूट गया ना। तो आप क्या लिखोगे, चूंकि क्या लिखोगे, चूंकि जो रेंज है, जब आच्छादक होता है ना तो रेंज और कोडोमेन आपस में बराबर होते हैं। चूंकि रेंज और कोडोमेन आपस में बराबर नहीं है, ये चीज़ तो लिखनी ही लिखनी है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पूरा नहीं आ रहा है तो ये चीज़ लिख देना, पूरे नंबर मिलेंगे। रेंज को कहते हैं प्रांत, प्रांत किसके बराबर नहीं है, सहप्रांत के बराबर नहीं है, इसलिए यह आच्छादक नहीं होगा। अगर आपने मेरे वीडियोस देखे हैं ना एनसीईआरटी, तो आपको ये सारे कॉन्सेप्ट पता होंगे। ये लैंग्वेज में उन अभी सिंपल करके लिखवा रहा हूँ क्योंकि कई बच्चे ऐसे हैं जिनको नहीं आता होगा ये कॉन्सेप्ट, लेकिन कैसे लिखे कि आपको पूरे नंबर मिले, तो ये लैंग्वेज इतना लिख देना। देखो जिन प्रश्नों में आच्छादक होगा ना उसमें रेंज और कोडोमेन, प्रांत और सहप्रांत आपस में बराबर होते ही हैं, तब जाके वो आच्छादक है। अब जब ये बराबर नहीं होंगे तभी ये क्या होता है, आच्छादक नहीं होता है। तो ये लैंग्वेज लिख दोगे पूरे नंबर मिल जाएंगे, और प्रेजेंटेशन में ये दिखा देना। तो ये प्रश्न भी आपका आराम से बन गया। अब आते हैं इसके अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है 15वां नंबर, देखो 14वां हो गया, 15वें पे आ जाओ। क्या बोल रहे हैं, ये 4 नंबर का प्रश्न है। कह रहे सिद्ध कीजिए, इसको मैं सिद्ध करके क्या लाना है, 0 ला के दिखाना है। ठीक है, सो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, दिखने में आपको टफ लग रहा होगा लेकिन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, 15वें में ले लेंगे बायां पक्ष लेने पर, बायां पक्ष लेने पर ले लो बायां पक्ष। क्या ले, यह tan इनवर्स a माइनस बी बट्टे में 1 प्लस ए बी। ठीक है, ये आपको लग रहा हो कि कितना बड़ा है, लेकिन बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान सा एक सीधा सा प्रश्न है, बस आपके नॉलेज को टेस्ट कर रहा है ये आपसे। इसको हल करके 0 लाना है। ठीक है, अब आप सोच रहे हैं अरे भाई कितना टफ क्वेश्चन आ गया, अब क्या ही करूं, है ना। अब कौन सा नियम लगाऊं यहाँ पर। सो देखो दोस्त,
आपको ये पता होगा कि टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई बटे 1 + xy किसके बराबर होता है? किसका सूत्र होता है? ये टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का सूत्र होता है। तो ये एक्स की जगह पर, ये वाई की जगह पर है। ठीक है, इस सूत्र से इन सभी को क्या कर देंगे? खोल देंगे। तो क्या हो जाएगा? ये इसके जगह में क्या लिख सकता हूँ? इसकी जगह में लिख सकता हूँ टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी। इसकी जगह में लिख सकता हूँ टेन इनवर्स बी माइनस के टेन इनवर्स सी। इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ? टेन इनवर्स सी माइनस टेन इनवर्स ए। अब आप खुद देखोगे, ये प्लस का माइनस का कटा, माइनस का प्लस का कटा, माइनस का प्लस का कटा, सारे कट गए। तो क्या आ गया? 0। यही तो लाना था, आ गया राइट हैंड साइड के बराबर। लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे, राइट हैंड साइड आ गया फट से। इतना आसान क्वेश्चन था। ठीक है, आराम से बन गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। नई एनसीईआरटी में जो देखो, जो क्वेश्चन एक आध आउट ऑफ द सिलेबस है उसको मैं नहीं करा रहा हूँ। ठीक है, अगले वाले में आ जाऊँ। ये देखो, ये x बराबर आपको दे रखा है a cos t प्लस log 10t/2 और y आपका है a sin t। तो dy बटा dx निकालना है 4 नंबर में, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हमें क्या दे रखा है? x बराबर दे रखा है a cos t प्लस log 10t/2 और हमें y दे रखा है a sin t। ठीक है, हमें dy/dx निकालना है। तो यहाँ से देख के पता लग रहा है कि भैया ये t तो यहाँ पैरामीटर है, t हमारा क्या है? यहाँ पैरामीटर है। तो हमारा पैरामीटर के सापेक्ष में अप्रोच करना पड़ेगा। हमें क्या निकालना है? dy/dx। तो उसके लिए सूत्र, क्योंकि पैरामीटर है तो dy का हमें dt के सापेक्ष अप्रोच करना पड़ेगा। t पैरामीटर है और d इसको मैं ऐसे करना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ हम जान गए। अब ये चीज़ हम जान गए हैं, अब अप्रोच करना पड़ेगा। इधर आ जाओ। पहले किसका करें हम? क्लच। पहले x का ही कर लेते हैं, ये बड़ा वाला है। तो dx बट्टी dt, t के सापेक्ष समाकलन करेंगे। e कांस्टेंट बाहर, cos t का समाकलन अवकलज, cos t का क्या होता है? माइनस के sin t। log का अवकलज क्या होता है? 1/x। तो 1 के x की जगह पर ये 10t/2 है, तो ये आ गया 10t/2। फिर log का हो गया 10 का अवकलज होगा। 10 का अवकलज क्या होता है? शेक स्क्वायर t, और शेक स्क्वायर हो गया t/2। 10 का भी हो गया, वह t/2 का प्लस करोगे तो आ जाएगा 1/2। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, इसको थोड़ा सिंपल करते हैं। इसको सिंपल करेंगे। ये a तो बाहर है, ठीक है, a क्या है? हमारा टोटल के बाहर है। चलिए इसको थोड़ा और हल कर लेते हैं। यह माइनस के साइन t, यह है प्लस का 1/2। 10 को लिख सकता हूँ साइन t/2 बट्टे कॉस t/2, और सेक को लिख सकता हूँ 1/cos² t/2। तो यहाँ से एक पावर क्या होगा? कम हो जाएगा। ठीक, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा मैं? फिलहाल तो नहीं है कि नहीं? अब देखिए, शेक स्क्वायर t/2 2 10/2। चलिए यहाँ पर हमारा बच क्या रहा है? माइनस के साइन t और प्लस का 1/1 के अपॉन में 2 साइन t/2 और यहाँ से cos t/2। ये बच रहा है, इसका प्लस किया तो हमने। अब y का भी करना पड़ेगा।
वाई क्या है हमारे पास, ए साइन टी। अब प्लस करो डी वाई बट्टे डी टी। साइन टी का प्लस क्या होता है, कॉस टी। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए अब हल करते हैं। अब डी वाई बट्टे डी एक्स निकालेंगे। तो देखो दोस्त, डी वाई बट्टे डी एक्स, डी वाई बट्टे डी टी बट्टे में क्या होगा, डी एक्स बट्टे डी टी। तो मान रखो डी वाई बट्टे डी टी हमें क्या मिला है, ए कॉस टी, और डी एक्स बट्टे डी टी मिला है ए माइनस के साइन टी प्लस 1 के अपॉन में 2 साइन टी बाई 2 कॉस टी बाई 2। तो ए से ए कैंसिल। अब आप जानते हैं साइन टी को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 साइन टी कॉस टी, साइन 2 टी को। तो साइन टी क्या हो जाता है, साइन टी हो जाता है 2 साइन टी बाई 2 कॉस टी बाई 2। ठीक है, तो इसकी जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ, साइन टी रख सकता हूँ इसकी जगह पर। तो ऊपर से बचा सिर्फ कॉस टी, यहाँ से आ जाएगा माइनस के साइन टी 1 के अपॉन में साइन टी। ठीक, थोड़ा सा और हल करते हैं। ऊपर है क्या, सिर्फ कॉस टी, नीचे आ जाएगा साइन टी 1 माइनस के साइन स्क्वायर टी। तो ये साइन टी ऊपर आ जाएगा, कॉस टी इंटू साइन टी, और 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर टी। एक पावर कम साइन टी अपन कॉस टी क्या हो जाएगा, 10 टी। सो डी वाई अपॉन डी एक्स हमें क्या मिल जाएगा, 10 टी मिलेगा। ओके, तो ये हमें हमारा आंसर आराम से मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। कह रही है जो क्वेश्चन है 18वां नंबर, ये जो फलन दिख रहा है आपको, x के सापेक्ष समाकलन करना है। क्या करना है, x के सापेक्ष समाकलन करना है। चलिए करते हैं x के सापेक्ष समाकलन। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन करना है x प्लस 2। ये दो रैखिक समीकरण आपको दिख रहे हैं, ठीक है, और ये परिमेय फलन है। तो क्या करना पड़ेगा, आंशिक भिन्न। ठीक, तो आंशिक भिन्न करते हैं पहले, उसके बाद समाकलन। तो a के बट्टे में x प्लस 2 प्लस b के बट्टे में x प्लस 3। ठीक, सो देखो दोस्त, इसकी गुणा इसके साथ, तो ये आ जाएगा a x प्लस 3 b x प्लस 2। ठीक, और इधर है x प्लस 2 x प्लस 3। इससे ये कटा, इससे ये कटा, यहाँ पे बचा के 1 a x प्लस 3 और b x प्लस 2। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी नहीं होगी। हमें a और b के मान निकालने, रैखिक समीकरण है। तो हम क्या करेंगे, माना पहले रैखिक को 0 मान लेंगे। इसको माना x प्लस 3 बराबर 0। सो प्लस का 3 इधर आके क्या हो गया, माइनस का 3। ये पहली बार यहाँ रखना है, जहाँ जहाँ x है वहाँ -3 रखो। तो ये 0 हो गया, इसको 0 माना है। x की जगह -3 प्लस 2, तो ये 0 हो गया। यहाँ से माइनस के 1 बचेगा, तो b का मान आ जाएगा -1। ठीक, b का मान हमें मिल गया -1। पुनः माना, अब की बार इसको 0 मानना है। x प्लस 2 बराबर 0, तो प्लस का 2 इधर आके क्या हो गया, -2। रखो फिर से यहाँ पर, जहाँ जहाँ x दिख रहा है, x की जगह पे क्या रखना, -2, और इसको हमने 0 माना है। तो 3 में से 2 घटाएंगे, a का मान आ जाएगा 1। a व b का मान समीकरण 1 में रखने के बाद हमें क्या करना है, समाकलन। a b का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक, तो देखो
यहाँ इंटीग्रेशन करना है ना, तो इधर भी इंटीग्रेशन लग जाएगा, सीधी सी बात है। तो देखो ए का मान 1 है तो 1 लिखो या ना लिखो फर्क नहीं पड़ता, ठीक। बी का मान -1 है, और आपको पता ही है जो रैखिक समीकरण होता है, ये जो रैखिक समीकरण है एक्स की तरह व्यवहार करता है, और डी एक्स बट्टे एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो लॉग एक्स होता है, ठीक। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा लॉग एक्स प्लस 2 और ये आ जाएगा लॉग एक्स प्लस 3। इंटीग्रेशन का तुम सी जोड़ देंगे, थोड़ा और हल कर सकते हो क्योंकि आप जानते हो लॉग एम माइनस लॉग एन क्या होता है, लॉग एम बट्टा एन, ये m की जगह पर और ये n की जगह पर, तो ये हो जाएगा log x प्लस 2 बट्टे में x प्लस 3 प्लस c, जहाँ c हमारा एक समाकलन नियतांक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये प्रश्न भी आपका आराम से बन गया, ठीक। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। क्या बोल रहे हैं हमसे कि इसका इंटीग्रेशन करना है आपको, ठीक है। π/6 से π/3 dx अपॉन में 1 प्लस √10x का मान ज्ञात कीजिए, या फिर इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन आते हैं। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर। अथवा जो भी दे रखा है वो तो हम सभी करेंगे, ठीक है, उसकी टेंशन मत लो। चलिए, माना इंटीग्रेशन हमारे क्या है, आई है, जो कि है π/6 से π/3। काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। dx बट्टे में 1 प्लस √10x, ठीक है। ये चीज़ हमें दे रखी है, काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। तो मैं क्या करूँगा, इधर 10 है ना, 1 प्लस 10, साइन को से बदल लेते हैं। साइन को से बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो साइन एक्स बट्टे में कॉस एक्स। तो मैं क्या करूँगा, इसको तोड़ के अगर लिखूँ, ढंग से लिखूँ, रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स बट्टे में आ जाएगा रूट कॉस एक्स। बट्टे का इधर क्या आ जाएगा, गुणे में, नीचे क्या है, इसको मैंने समीकरण 1 मान लिया, ठीक है। अब आपने ऐसे क्वेश्चन थोड़े किए होंगे। आपको देखो π/6 और π/3 को अगर मैं जोड़ता हूँ, ठीक है, तो π/2 आ जा रहा है, तो प्रॉपर्टी का यूज़ कर लो, ठीक है। a से b जा रहा है तो क्या होता है, प्रॉपर्टी a प्लस b माइनस एक्स, उस प्रॉपर्टी को हम यूज़ करते हैं, यूजिंग प्रॉपर्टी, ठीक है, गुणधर्म का उपयोग करने पर। सो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो प्रॉपर्टी आप जानते हो, चाहो तो प्रॉपर्टी लिख के भी बता सकते हो, प्रॉपर्टी लिख के बता सकते हो कि कौन सा प्रॉपर्टी आप लगा रहे हो, fx dx। तो मैं हम प्रॉपर्टी लगा रहे हैं a से b, ये वाला। अगर प्रॉपर्टी का नाम याद नहीं तो लिख के बता दो कि भाई कौन सा प्रॉपर्टी लगा रहे हैं। आई हो गया, तो ये है π/6 से π/3 कॉस, तो a प्लस b π/6 π/3 माइनस एक्स, नीचे भी वही होगा। ठीक, ये चीज़ हो गई। आप जानते हैं कि π/6 और π/3 को जब हम जोड़ेंगे तो हमें मिल रहा है π/2, ठीक है। हमें कितना मिल रहा है, π/2। तो π/2 माइनस एक्स, यहाँ से क्या आ जाएगा, π/2 कॉस π/2 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। सो ये ऊपर आ जाएगा साइन एक्स, यहाँ से आ जाएगा साइन एक्स, और यहाँ से आ जाएगा कॉस एक्स। समीकरण नंबर 2, ठीक है। देखो ये भी आई है, ये भी आई था, दोनों की लिमिट सेम है, तो इंटीग्रेशन को मैं जोड़ देना है।
तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1+2 से आई और आई लेफ्ट और लेफ्ट में जुड़ेगा तो 2i हो जाएगा। इंटीग्रेशन में लिमिट सेम है तो वही रहेगी और दोनों के बट्टे में समान है, इसके बट्टे में भी और इसके बट्टे में। ऊपर ऊपर फिर जुड़ जाएगा, ऊपर क्या है cos x प्लस sin x रूट में। सेम टू सेम चीज़ है, ऊपर नीचे कट के क्या हो गया 1 dx कंडीशन ओनली x होता है। लिमिट क्या है π/3 π/6, तो x की जगह पर अपर लिमिट माइनस के लोअर लिमिट, एलसीएम 6 2π माइनस पाई, तो ये आ जाएगा π/6। ठीक, यहाँ पर 2i, सो i क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में जाकर डिवाइड में हो जाएगा, 6 दूनी 12, तो इंटीग्रेशन का मान क्या होगा π/12। ठीक है, आंसर कितना आ गया π/12। कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको अभी तक नहीं होगी, है कि नहीं। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। देखो अगला इंटीग्रेशन है, यहाँ पर क्या है 0 to π x dx 1 प्लस क्या है हमारे पास। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, बार बार पूछा गया है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं अब हम। अथवा में तो इस टाइप के इंटीग्रेशन को आई मान लेते हैं स्टार्टिंग से, 0 to π x dx बट्टे में 1 प्लस sin x। जब भी आपको 0 से a के रूप में दिखता है तो हमें क्या लगाना होता है, जो आपका गुणधर्म नंबर 4 है उसे लगा देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे यूजिंग प्रॉपर्टी 4। ठीक है, P4 लिख सकते हो इसको आप, ये सब कुछ पढ़ा रखा है, समझा रखा है। तो प्रॉपर्टी 4 लगाएंगे हम, a माइनस एक्स होता है, जहाँ जहाँ x है वहाँ लग जाएगा a माइनस, a की जगह पर पाई है, साइन पाई माइनस एक्स साइन थीटा ही होता है। ठीक है, साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा आप जानते हैं, लिख भी दो यहाँ पर, साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है। सो यहाँ आ जाएगा पाई माइनस एक्स और ये भी आ गया ऐसा। ठीक, अलग अलग कर लो तो यहाँ से आ जाएगा, देखो पाई बाहर, 0 से पाई dx बट्टे 1 प्लस साइन एक्स, और यहाँ से आ जाएगा 0 से पाई माइनस इधर, तो ये क्या है एक्चुअली, ये तो दिया गया प्रश्न ही है, यही है ना x dx। तो इसके जगह पर समीकरण 1 से क्या रख सकता हूँ मैं, आई रख सकता हूँ। ठीक, माइनस का इधर के क्या हो जाएगा प्लस का आई, और इधर हो जाएगा 2i। ठीक, ये आ गया 0 से पाई dx बट्टे में 1 प्लस साइन एक्स। अब आपको बता दूं, इतना क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है एग्जाम में। अब हमें यहाँ क्या करना है, परिमेयकरण कर देना है। क्या करना है, परिमेयकरण। तो क्या करूँगा, 1 माइनस साइन एक्स से ऊपर नीचे गुणा। ठीक, तो पाई तो चलो बाहर है, 0 से पाई, ये हो गया 1 माइनस के साइन एक्स, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस के बी का स्क्वायर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर। ठीक, तो 1 माइनस साइन एक्स, ये हो गया कॉस स्क्वायर। अब क्या करना है हमें, अब बाहर तो चलो पाई है, अलग अलग 1 बट्टे कॉस स्क्वायर लोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ लिख के दिखा देता हूँ तो कंफ्यूज हो जाओगे। कॉस स्क्वायर एक्स है ना, तो साइन बट्टे कॉस, 1 बट्टे कॉस। ठीक, पाई भी मैंने अलग अलग ले लिया।
अब देखो यहाँ पाई 1/cos क्या होता है, sec² x, ठीक। पाई बाहर, sin/cos tan x और 1/cos sec x। तो ये सूत्र बन गया sec x tan x का, sec² का। इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट हमें पता है, ठीक है, क्या होता है। पाई तो चलो बाहर है, अरे यार इसका इंटीग्रेशन हो गया ना, sec² x का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x। लिमिट है हमारी कितनी, 0 से पाई। फिर आ जाओ यहाँ पर, sec x tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sec x, तो ये आ गया sec x, ठीक। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखोगे, इधर हमारा 2i चला आ रहा है, tan पाई, x की जगह पर एक बार पाई और x की जगह पर एक बार 0। फिर आ जाओगे sec पाई, sec 0, ठीक। tan पाई का मान होता है 0। tan 0 का मान कितना होता है, tan 0 का मान भी होता है 1, सॉरी tan 0 का मान भी 0, 1 बोल रहा हूँ, ठीक। देखो जो मान 0 का होगा वही मान पाई का होता है, बस ये वाला पॉजिटिव का होता है, ये वाला नेगेटिव का होता है। sec पाई का मान होता है -k1 और sec 0 का मान होता है 1, ठीक है। तो ये तो हो गया 0, माइनस का 2, यहाँ से आ गया ओनली 2 पाई और यहाँ से 2i, 2 से 2 कैंसिल, तो i का मान आ गया पाई। तो जो इंटीग्रेशन का आंसर होगा वो होगा पाई, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका आराम से बन गया। तो जो नेक्स्ट पार्ट 1 आज हम रखते हैं, पार्ट 2 से क्वेश्चन नंबर 20 से बचे हुए जितने भी क्वेश्चन है ना बड़े बड़े नंबर में, ठीक है, ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये सारे क्वेश्चन हम पार्ट 2 में सॉल्व करेंगे। वीडियो को हर जगह शेयर करें और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें, ठीक है। बाकी सब कुछ पढ़ा रखा है, डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लेना।